हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या साइलेंट फीचर्स हैं इसमें। देखिए, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का जो एक स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड है और बहुत ही ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, चीजें बहुत ही हिसाब से सेट की गई हैं और जो हमारी गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका एक मेजर पार्ट जो है वो टैक्सेस है। जो टोटल रेवेन्यू है उसमें टैक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जाहिर है गवर्नमेंट इसको लेती है और जो डेवलपमेंटल फंक्शन है उनके लिए यूज करती है। जो कंट्री का डेवलपमेंट है, वेलफेयर, उसके लिए उनको यूज किया जाता है। कॉमन पर्पसेस के लिए जनरली यूज किया जाता है। जो इंडियन टैक्स सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो बेसिकली कहलाता है 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर। 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर, ये सिस्टम कहलाता है 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर। इसके अंदर बेसिकली 3 फेडरल पार्ट्स होते हैं। 3 फेडरल पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं सबको पता होगा, हम लोग बार बार पढ़ते हैं उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल म्युनिसिपल बॉडीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है और फिर लोकल म्युनिसिपल बॉडी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लोकल म्युनिसिपल बॉडी होती हैं। ये 3 टायर्स हैं जिसके थ्रू हम सारा टैक्स लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आर्टिकल 256 है, आर्टिकल 256 कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये आर्टिकल कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि टैक्स कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी ना लेवी कर सकता ना कलेक्ट कर सकता। जिसको अथॉरिटी ऑफ लॉ परमिशन देती है तो ही लिया जाता है। और एक चीज और, गवर्नमेंट भी टैक्स उस वक्त लेती है जब उसके ऊपर कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है और वो पास होता है। जब कोई कानून बना और वो पास हो गया, गवर्नमेंट भी तभी टैक्स ले पाती है। ठीक है, अब देखिए इसके देखें कुछ साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। सबसे पहली बात हम इसमें यह जाने कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले हम ये देखें सेंटर का क्या रोल है और स्टेट का क्या रोल है। देखिए, सेंटर को अपने फंक्शंस चलाने के लिए मनी चाहिए तो उसको टैक्सेस चाहिए। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को अपने फंक्शंस चलाने के लिए मनी चाहिए तो उनको भी टैक्सेस चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच में किस तरीके से सेट किया जाए, तो यहां बाकायदे एक क्लियर रूल्स बनाए गए हैं, एक सिस्टम बनाया गया है कि ये सेंटर लेगी और ये स्टेट लेगी और ये किस तरीके से काम करेगी। तो पहले सेंटर देखते हैं क्या लेती है। सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बस सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आपको क्योंकि यहां मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है। जैसे कस्टम ड्यूटीज हैं, कस्टम ड्यूटीज होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इसी तरीके से इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, इसमें देखिए स्लैब्स होते हैं। इनकम टैक्स में स्लैब्स होते हैं कि कौन किस स्लैब में आ रहा है, कौन किस स्लैब में आ रहा है, उसी हिसाब से इनकम टैक्स लिया जाता है और वो जाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इसी तरीके से सर्विस टैक्स होते हैं।
सर्विस टैक्स आप सब जानते हैं, हम लोग हर जगह देते हैं हर थोड़ा काम के लिए। तो ये सर्विस टैक्स जो होते हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं, और एक होती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, देखिए ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दरअसल सेंटर भी लेता है और स्टेट भी लेता है। जो सेंटर लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहलाती है, और जो ड्यूटी स्टेट लेती है वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहलाती है। ठीक है, अब देखें स्टेट को क्या क्या लेता है, कौन कौन सी टैक्सेस हैं जो स्टेट के खाते में जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या लेती है, देखिए ये सारी चीजें हम रोज सुनते हैं, सिर्फ इसको कैटेगराइज करना है कि कौन सी हम इधर काउंट कर लें, कौन सी हम इधर काउंट कर लें। ठीक है, अब देखिए इनकम टैक्स होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी जो स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर पर जो इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, वो सेंटर को नहीं जाता। इसी तरीके से प्रोफेशनल टैक्स होता है। डॉक्टर्स हैं अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, लॉयर हैं अपना काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं अपना काम कर रहे हैं, ये लोग भी तो कमाते हैं ना, इनके ऊपर भी टैक्स होता है। वो टैक्स इनको स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। वैट आप सभी जानते हैं, हम सभी देते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स ये भी स्टेट लेती है। ठीक है, एक मैंने बताया था जैसे उसमें सेंटर एक्साइज होती है, यहां स्टेट एक्साइज ड्यूटी होती है। सेंटर एक्साइज ड्यूटी होती है और जो स्टेट लेती है वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहलाती है। दूसरा एक और है लैंड रेवेन्यू वगैरह होती है, लैंड रेवेन्यू या स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह होती हैं। आप अपनी पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं आप, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहां पर आपको स्टैम्प पेपर के लिए भी देना पड़ता है और उसी से लैंड रेवेन्यू बनता है। तो इसके लिए जो भी आप स्टेट में जमा करेंगे, रजिस्ट्री ऑफिस में आप जो भी पैसा एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। ठीक है, अच्छा इसके लिए जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट हर उसमें तो जाकर नहीं बैठ रही है, हर छोटे छोटे एरिया में जाहिर है वो लोकल बॉडीज को दिया जाता है, लोकल बॉडी को अलाउ करती हैं कि आप उसको कलेक्ट कीजिए और जमा कीजिए। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आपने शायद सुना होगा ऑक्ट्री होता है, OCTROI, OCTROI, ऑक्ट्री आपने सुना होगा। बेसिकली कुछ स्टेट में ये टैक्स होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर होता है तो वहां स्टेट टैक्स लिया जाता है, उसको ऑक्ट्री कहते हैं। कोई भी, जैसे आपने एक जगह से कुछ माल खरीदा आपने और आपका वो ट्रक में माल जा रहा है, वो स्टेट चेंज कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो वहां बीच में टैक्स लिया जाता है, उसको ऑक्ट्रियो कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। या आप पानी वगैरह का इंतजाम होता है, वाटर है, ड्रेनेज है, वाटर एंड ड्रेनेज, ये भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो ये तो एक तरीके का सेंटर और स्टेट का रोल हुआ। दूसरे अब हम बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से, किन किन फॉर्म में ये लिया जाता है, कितने तरह का है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं। टाइप्स ऑफ टैक्स,
इंडिया के अंदर कितने तरह के टैक्स लिए जाते हैं? तो देखिए यहां दो तरह के टैक्स सिस्टम है, ब्रॉडली कैटेगराइज इनको किया गया है। ए डायरेक्ट टैक्स एंड बी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स शायद आप सभी लोग जानते होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है काइंड्स ऑफ टैक्स के बारे में। यहां सिर्फ हम इस टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो अपने आप बता रहा है कि डायरेक्ट टैक्स यानी जो सिटीजन से डायरेक्ट लिया जाता है, आप दीजिए, और ये किसी भी हाल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखिए ट्रांसफरेबल क्या है, आपने ये पेन खरीदा, ठीक है, ये पेन खरीद के आपने कुछ पैसे दिए, उस पर लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो वो टैक्सेस आपने तो इस पेन की प्राइस में दिए ना, लेकिन वो जो दुकानदार है वो जमा कर रहा है, प्रोड्यूसर जो भी है, वो आगे एक सिस्टम है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वो जमा कर रहा है। तो ये टैक्स आप दे रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट जो आप ही देंगे, हम अब ये टैक्स जो हम इनडायरेक्ट दे रहे हैं वो तो प्रोड्यूसर है, वो हमसे भी ले सकता है और खुद भी दे सकता है, तो ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर नहीं हो सकता। डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया है बस वही देगा उसको, ठीक है। इसके अंदर कई आ जाते हैं, जैसे हम बड़े बड़े ले, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इसके अंदर आ जाता है, वेल्थ टैक्स इसमें आ जाता है। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट जिसकी वेल्थ उससे लिया जाएगा वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। गिफ्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है, जिसको गिफ्ट मिलेगा वो देगा टैक्स, ट्रांसफर नहीं कर सकता इसके उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनकम टैक्स की बात करें, मैं थोड़ी सी आपको इसमें से डिटेल दूं। देखिए जो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, आईटी एक्ट ऑफ 1961, इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा 1961 में बना था, वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास जो इनकम उसकी लिमिट दी गई है, उस लिमिट से जब उसकी इनकम एक्सीड कर जाएगी तो उसको टैक्स देना होगा। उसमें आया कि एवरी एसएससी हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द मिनिमम एग्जेम्प्ट लिमिट इज लायबल टू पे टैक्स। हर वो व्यक्ति जो जहां तक एग्जेम्पशन है, जैसे मैंने बताया ना स्लैब्स हैं, उन स्लैब में आता है वो कि साहब इतनी इनकम वाला जो है वो इतनी टैक्स देगा, उससे ज्यादा इनकम वाला इस रेट से देगा, जिसकी जो किसी स्लैब में नहीं आता वो जाहिर है उसकी इनकम बहुत कम है, वो कोई टैक्स नहीं देगा, ठीक है। और ये जो सिस्टम है हमारा, ये एनुअली प्रिस्क्राइब किया जाता है। हर साल गवर्नमेंट इन टैक्स रेट्स को रिवाइज करती है और वो हर साल इंपोज किए जाते हैं, और हमारा जो इंडिया का सिस्टम चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे हेड्स आते हैं, जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्स होता है, इसको सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में लिख रहे हैं तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। बिजनेस या प्रोफेशन टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। यानी बिजनेस तो आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, प्रोफेशन आपने अपना कोई कोर्स किया और अपनी आपने एक सर्विस कुछ खोल लिया अपने, जैसे लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। हाउस प्रॉपर्टी होता है, हाउस टैक्स जो हम लोग देते हैं ना, हाउस या उसको कह लीजिए प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स देते हैं डायरेक्ट में, जो जिसका मकान है, जिसका घर है, जिसका फ्लैट है, वही टैक्स देगा, कोई दूसरा नहीं दे सकता ये, ठीक है। इसके अलावा सैलरीज हैं, ये तो सीधी सादी इनकम है, सीधे जिसको सैलरी मिलेगी वही उसका टैक्स देगा। कैपिटल गेन्स होते हैं, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट पे आप देंगे, ठीक है। ये और कुछ अदर सोर्सेज और हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अदर सोर्सेज बहुत सारी हैं, उसको देखिए, ठीक है। तो ये सारी डायरेक्ट टैक्सेस में आती हैं। अब एक सवाल ये होता है कि आप असेसी को कैसे क्लासिफाई करेंगे, आप कैसे देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है और इससे कितना टैक्स लिया जाए। असेसी बेसिकली कहा जाता है जो टैक्स देने वाला है, जिस पर टैक्स लेवी किया जा रहा है।
तो अगर हम असेसी की बात करें, इसमें डायरेक्ट टैक्स के अंदर, तो उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन सिस्टम है, उसके अंदर असेसी जो है वो कई डिफरेंट लेवल्स पर क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला है सिर्फ एक एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति है उसकी इनकम पे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा असेसी को हम क्लासिफाई करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक अलग क्लासिफिकेशन है उसका, ठीक है। एक होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये भी एक कैटेगरी है जो कि क्लासिफाई की जाती है असेसी में, ये देंगे उसके बाद आप देख लीजिए क्या आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप बनाकर कोई काम कर रहे हैं, उसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में भी आ जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये अलग कैटेगरी है असेसी की। उसके बाद कंपनी है, फर्म है, किसी ने कंपनी खोली है वो उस पर देगा, किसी ने फर्म खोली है कोई फर्म पर देगा। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम हैं जिस पर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेस करता है कि ये इसमें टैक्स के अंदर आता है और ये कौन से टैक्स के अंदर आता है और कौन नहीं आता, ठीक है। चलिए अब बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की। दूसरा आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन सी, जैसे मैंने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स ये तो वो है जो डायरेक्टली नहीं लिए जाते। जैसे आप मेरे इसका पेन का एग्जांपल दिया था, पेन पर जो मैं टैक्स दूंगा तो मुझसे डायरेक्ट थोड़ी लिया जा रहा है, मैंने तो टैक्स पेन खरीदा है लेकिन वो किसी और तरीके से गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, ये टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। तो जो बेसिकली हमें गुड्स दे रहा है या जो हमें सर्विस दे रहा है, हम सिर्फ उसको देंगे ये, ठीक है, वो आगे जमा करेगा इसको। तो वो एक बेसिकली इंटरमीडिएरी हो जाता है, इसलिए इस टैक्स को कहा जाता है कि ये टैक्स इंटरमीडिएरीज के जरिए कलेक्ट किया जाता है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है उसमें से कुछ मैं आपको बताऊं, जैसे वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, आप सब सुनते हैं, बहुत कॉमन टैक्स है, ये हमारे यहां चल रहा है। ये पहले तो कुछ स्टेट में इंप्लीमेंट किया गया था, ये स्टेट इंप्लीमेंटेड टैक्स, स्टेट लेता है इसको। पहले ये इंडिया के कुछ स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन आहिस्ता 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 अब ये लगभग सारे स्टेट्स में लिया जाता है, ठीक है। और इसके रेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। टैक्स कहते हैं टैक्स बढ़ गया, टैक्स घट गया, टैक्स अलग मामला है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, पर स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है कि कितना टैक्स रखना है और कैसे लेना है, ठीक है। एक और हो इनडायरेक्ट में आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो आप देते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं देते, इंपोर्ट कर रहे हैं आप कोई चीज तो उस पर आप टैक्स देते हैं ना, इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी आप डायरेक्ट तो नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को, आप तो वहां जो इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां जो ऑफिस है वहां आप जमा कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से जाके गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं, और जाहिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है। ऑक्टेरियो के बारे में मैंने आपको पहले बताया, ये वही टैक्स होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। जब कोई गुड्स या सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर होंगी, बीच में से बॉर्डर को क्रॉस करेंगी, तो ये टैक्स लिया जाएगा, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी होती है, अब वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, लेकिन गुड्स तो देनी होती हैं। अगर वो स्टेट की है तो जाहिर है कि आपका माल दूसरी कंट्री जा रहा है, वो भी आप एक्साइज ड्यूटी उसकी देंगे, प्रोडक्शन होता है। अच्छा, इसको हम लोग सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, इसको सी वैट, सी
वैट, ये लगाते नहीं है, बस मैंने आपको बताने के लिए लगा दिया। इसको सीवैट भी कहते हैं इसको, कि ये सेंटर का वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, सर्विस टैक्स होता है इसके अंदर। आप होटल जाते हैं, खाना खाते हैं और बहुत सारी जगहों पर हम सर्विस टैक्स देते हैं, वो ये सारा टैक्स दिया जाता है। दरअसल ये सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट ऑफ 1994 के अंदर लिया गया था, शुरू किया गया था, और जब से ये पूरा सिस्टम चला आ रहा है। इसमें जाहिर है कुछ चीजें एग्जेम्प्ट की गई हैं, वो अलग हैं, लेकिन बाकी सारी जगहों पर ये सर्विस टैक्स किया जा रहा है। लेकिन ये जो आया था ये 1994 के अंदर ही आया था, फाइनेंस एक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद इधर लिख लेते हैं। उसके बाद आजकल आप लोग बहुत कॉमनली सुन रहे हैं हम लोग जीएसटी, 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 गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है वो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, बहुत सुन रहे हैं आजकल हम लोग इसके बारे में, जीएसटी, जीएसटी। ठीक है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है ये। और आप ये समझ लीजिए कि ये इंडिया के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा, एक तरीके का आप ये समझ लीजिए कि एक अमेंडमेंट है ना, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक रिफॉर्म है सिस्टम के अंदर जो लिया गया है। ये सेंटर के लिए जाता है पूरा इस टैक्स। और जीएसटी जो है वो बेसिकली आप कहिए कि बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको मिलाकर बनाया गया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स को लिया गया है और बनाया गया। जैसे मैन्युफैक्चर के ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स था, या आप करिए सेल्स एंड कंजम्पशन टैक्स है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। इन सबको मिलाकर, बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक जीएसटी बना दिया गया। और ये जाहिर है ये जो है ये ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर बनाया गया है, और ये सेंटर भी लेवी करता है और स्टेट भी करता है। इसके लिए अलग अलग बॉडी बनाई गई है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आप सुनिए। जैसे इसकी एक बॉडी बनाई गई है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी। ठीक है, सेंटर का जीएसटी लेती है। इसी तरीके से एक है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको हम लोग आईजीएसटी कहते हैं। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कुछ ट्रांसफर होती है तो आईजीएसटी है वो लेती है इसको। ठीक है, इसी तरीके से स्टेट जीएसटी है जो स्टेट को जाता है एसजीएसटी। ठीक है, और ये जो हमारा सिस्टम था, ये जीएसटी वाला सिस्टम, ये बेसिकली जो 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ था। 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट किया गया था, ये इंप्लीमेंट किया गया था ये सिस्टम। ठीक है, तो चलिए एक आखिरी रह जाता है इसमें, रेवेन्यू अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। मैंने टाइम बचाने के लिए इसको कैमरा रोक कर लिख लिया है, तो इस पर और डिस्कस कर लें कि कौन सी अथॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन का जिनको जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, पहली है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। ये बेसिकली एक एजेंसी है, ये एक अथॉरिटीज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो है उसके अंदर ही आती है। इसका काम है जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सबके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, और जितनी भी पॉलिसी बनती है या प्लानिंग करी जाती है उस पर सारी इनपुट्स इसी सीबीडीटी से ली जाती है। बेसिकली आप ये कह लीजिए कि पूरे डायरेक्ट टैक्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदारी होती है। और ये कैसे काम करते हैं? ये काम करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। दूसरा आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ये बेसिकली ये भी एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एक पार्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये एक नोडल एजेंसी के तौर पे बनाया गया है जिसका काम होता है कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स को एडमिनिस्टर करना। ठीक है, ये गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो आ रही है उसकी एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, बल्कि नेशनल नोडल एजेंसी बनाई गई है जिसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज सर्विस टैक्स इन इंडिया। ठीक है, एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। बेसिकली ये बॉडी पहले सीबीईसी ही थी, ये यही बॉडी थी पहले, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। जब जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी लागू होने के बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, अब इसके अंदर जाहिर है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इसका बदल रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि इसके अंदर अब जीएसटी आ गया था। तो अब इसके को क्या क्या एडमिनिस्ट्रेट करना होता है? कस्टम्स है,
जीएसटी है, सेंट्रल एक्साइज है, सर्विस टैक्स है और नारकोटिक्स भी इसके अंडर में आ गया। ठीक है, तो ये है एक एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप रेवेन्यू का प्लानिंग करें, पॉलिसी बनाएं और कलेक्ट करें। ठीक है, तो ये, और देखिए मैं छोटी सी और अब अलग हट के बात बताऊं तो कि हमारा जो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर है या इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। अगर आप उसको उठाकर पढ़ना शुरू करें चेंजेस को तो बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। हर बार ये कोशिश की गई है कि इसको किसी तरीके से एक स्टैंडर्डाइज बनाया जाए ताकि पे करने वाले को थोड़ी सी आसानी हो, स्लैब्स बने, एक्सप्लॉइट ना हो पीपल, और इस तरह की पॉलिसी ना बने कि जाहिर जो रिचर्स हैं वो रिच होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। तो कोशिशें बहुत की जा रही हैं और कुछ हद तक हम लोग काम भी कर रहे, हमारी गवर्नमेंट काम भी कर रही है इसके ऊपर, और जाहिर है ये चेंजेस चलते रहेंगे और नए नए चेंजेस आते रहेंगे। और सारे चेंजेस जो प्लानिंग की जाती है वो इसीलिए की जाती है ताकि हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन भी होता रहे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये पूरा आपको ये टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।